आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक फ्यूचर के सच के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 15,000 करोड़ रुपीस ग्रीन स्टील मिशन को जो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और आज है थर्सडे 2 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। इंडिया की इकोनॉमी अभी काफी स्पॉटलाइट में है। एक तरफ 2024 का ग्रोथ स्टोरी पॉजिटिव रहा और 2025 का आउटलुक भी प्रॉमिसिंग लगता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, रेजिलिएंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के हेल्दी बैलेंस शीट्स ने इस ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव को सपोर्ट किया। लेकिन अगर हिस्ट्री ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो तब पॉसिबल रिस्क्स चेक करना जरूरी होता है। इसी थॉट के साथ हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को एक्सप्लोर किया। ये रिपोर्ट इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। ये बैंक्स, हाउस होल्ड्स और मार्केट्स का कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप है। हमें जो मिला वो एक मिक्स्ड बैग था, कुछ सिक्योर होने की वजह लेकिन कॉशियस रहने के रीजंस भी। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो 3 बड़े रिस्क्स जो इंडिया के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला सकता है अगर इन्हें केयरफुली मैनेज नहीं किया गया। रिस्क 1, हाउस होल्ड फाइनेंसेस। इंडिया में हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है। जीडीपी का 42.9% होने के बावजूद ये अभी भी कई इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में कम है, जहां ये 50 to 60% के बीच होता है। सरफेस पर ये मैनेजेबल लगता है, लेकिन एक कैच है। पिछले 3 सालों में हाउस होल्ड डेट स्टेडीली बढ़ रहा है, जबकि दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये डिक्लाइन हो रहा है। ये इंक्रीज ज्यादा बड़े लोन्स की वजह से नहीं बल्कि नए बोरोवर्स के नंबर्स बढ़ने की वजह से हुआ है। ये ग्रेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन का सिग्नल है, जो एक अच्छा साइन है क्योंकि ज्यादा इंडियंस फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस कर रहे हैं। लोन यूसेज को देखें तो 3 मेन कैटेगरीज है। पहला कंजम्पशन, जैसे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर गुड्स के लोन्स। दूसरा एसेट क्रिएशन, जैसे होम लोन्स और व्हीकल लोन्स। और तीसरा प्रोडक्टिव पर्पसेस, जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेस और एजुकेशन लोन्स। कंजम्पशन लोन्स ड्रामेटिकली तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे जरूर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा हाउस होल्ड्स एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए लोन ले रहे हैं, ना कि एसेट या बिजनेसेस बनाने के लिए। सब प्राइम बोरोवर्स जिनके क्रेडिट स्कोर लो होते हैं अपने 48% लोन कंजम्पशन के लिए एलोकेट करते हैं। वहीं सुपर प्राइम बोरोवर्स जिनके क्रेडिट स्कोर्स अच्छे होते हैं सिर्फ 31% कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं और ज्यादा फोकस एसेट क्रिएशन पर होता है, जैसे घर खरीदना। अगर सब प्राइम बोरोवर्स रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क हो सकता है और ब्रॉडर इकोनॉमिक रिपल्स क्रिएट कर सकता है। रिस्क 2, स्टॉक मार्केट। इंडिया का स्टॉक मार्केट 2024 में काफी अच्छा परफॉर्म किया। सितंबर के एंड तक रिकॉर्ड हाईज टच किए, लेकिन फिर स्लाइड पुल बैक हुआ। फिर भी इंडिया ने ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। MSCI इंडिया इंडेक्स ने 19.5% रिटर्न दिया, जो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के 8.3% के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स ने 30% से ज्यादा रिटर्न दिए, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के 17% एनुअल रिटर्न से काफी ज्यादा है। लेकिन दिक्कत यह है कि छोटे स्टॉक्स का सर्ज एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से नहीं बल्कि इन्वेस्टर एंथुजियाज्म और रिस्क टेकिंग की वजह से हुआ है। आरबीआई के रिपोर्ट के एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 के गेन्स रियल अर्निंग्स ग्रोथ पर बेस्ड है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर सेंटिमेंट शिफ्ट होता है तो ये स्टॉक शार्पली करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस प्रूवन अर्निंग्स के बेसिस पर नहीं है। इक्विटी वैल्यूएशन स्पेशली स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में अभी भी स्ट्रेच्ड लग रहे हैं, जो मार्केट्स को फ्रेजाइल बनाता है अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ मीट नहीं हुई। रिस्क 3, बैंकिंग सेक्टर। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। एक साल पहले काफी बैंक्स मल्टीपल रिस्क इंडिकेटर्स में वल्नरेबिलिटीज दिखा रहे थे। आज सिर्फ 3 बैंक्स जो सिस्टम एसेट्स का 15% रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस में है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट डिपॉजिट्स के मिक्स में है। लो कॉस्ट CASA यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं और उनकी जगह टर्म डिपॉजिट्स ले रहे हैं। बैंकिंग ज्यादा हाई कॉस्ट फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स यूज कर रहे हैं।
मार्च 2022 के बाद से बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स 148 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए हैं। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहे हैं जो श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली रिटर्न ऑन इक्विटी और एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। एसेट क्वालिटी के नंबर सरफेस पर अच्छे लगते हैं। ग्रोस एनपीए रेशियो 2.6% के साथ 12 ईयर लो पर है, लेकिन रिटेल लोन्स में स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स में एनपीएस बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के राइट ऑफ्स भी बढ़ रहे हैं जो बैड लोन्स की असलियत को छुपा रहे हैं। ऐसे में यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट लोन्स जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देते हैं भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली लार्ज बोरोवर्स में। अगर ये एनपीएस में कन्वर्ट होते हैं तो बैंकिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी एक क्रॉसरोड्स पर है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लग रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज दिख रही हैं। 2025 के लिए आउटलुक क्या है? क्या इंडिया अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा या ये रिस्क ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा? सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चैलेंजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं। ऑप्टिमिज्म जरूरी है, लेकिन कॉशन भी उतना ही जरूरी है। आगे का सफर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। इंडियन गवर्नमेंट एक 15,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन स्टील मिशन लॉन्च कर रही है जो देश की स्टील इंडस्ट्री को एक लो एमिशन पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करेगा। इंडिया जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, अब अपने सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग सेक्टर में से एक को डीकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये मिशन रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को स्टील प्रोडक्शन में इंटीग्रेट करने, ग्रीन स्टील के एनवायरमेंट परचेजेस को मैंडेटरी बनाने और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को एनकरेज करने का एम रखता है। इसके साथ ही स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम फुल स्विंग में है और अब तक 27,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर चुकी है। लेकिन सरकार ये सब कर क्यों रही है? इस मूव की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का लार्जर पिक्चर देखना होगा और उन ग्लोबल फोर्सेस को समझना होगा जो इसके फ्यूचर को शेप कर रही है। देखा जाए तो स्टील इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 10 to 12% कंट्रीब्यूट करता है, जो इसे क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूटर्स में से एक बनाता है। इसकी वजह यह है कि स्टील मेकिंग का ट्रेडिशनल मेथड कोकिंग कोल पे डिपेंडेंट है। कोकिंग कोल एक हाई कार्बन फ्यूल है और ब्लास्ट फर्नेसेस को पावर करता है। इंडिया का कोकिंग कोल पे इतना ज्यादा डिपेंडेंस है कि वो इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, जबकि हमारे पास डोमेस्टिक आयरन और रिजर्व्स हैं। जैसे जैसे अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी की डिमांड्स को मीट करने के लिए इंडिया का स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस सेक्टर के एमिशंस और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर मेजर चेंजेस नहीं किए गए। ग्रीन स्टील मिशन का एम है कि क्लीन टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। ये मिशन कोई अचानक हुआ डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि कई प्रेशर्स और अपॉर्चुनिटीज के कन्वर्जेंस होने का रिजल्ट है। पहला कारण है CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एक यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव है जो इंपोर्ट्स पे उनके कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से टैरिफ्स इंपोज करता है। ये कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे स्टील के लिए एक पेनल्टी जैसा काम करता है। FY23 में इंडियन स्टील मेकर्स ने EU को लगभग 6 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया, लेकिन अब अगर उन्हें लो कार्बन प्रोडक्शन मेथड्स की तरफ शिफ्ट नहीं किया तो उन पे मार्केट एक्सेस खोने या हैवी पेनल्टीज देने का रिस्क है। और दूसरा कारण है इंडिया का अपना नेट जीरो प्लेज। इंडिया ने COP26 में 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करने का प्लेज लिया था। इस गोल को अचीव करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील में मैसिव डीकार्बनाइजेशन जरूरी है। इंडियन स्टील मेकर्स के लिए ये मिशन काफी कॉस्टली होगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव अपग्रेड्स या नए प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी जो छोटी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। लेकिन बड़े प्लेयर जैसे टाटा स्टील और JSW स्टील के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जहां वो EU जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हैं और डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट मैंडेट्स की वजह से बढ़ रही है। इंपोर्टेड कोकिंग कोल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करके ये मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के डिमांड को भी बूस्ट करेगा। जो कंपनीज इस ट्रांजिशन को अडॉप्ट नहीं करेंगी वो मार्केट शेयर लूज करने का रिस्क उठाएंगी, जब सस्टेनेबिलिटी एक ग्लोबल प्रायोरिटी बन रही है।
तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, एनपीसीआई ने यूपीआई के 30% कैप की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दी है और व्हाट्सएप पे के यूजर कैप को हटा दिया है, जो अब 500 मिलियन यूजर्स को सर्व कर सकता है। ये तब आया जब 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस 32% तक बढ़ गए और फोन पे और गूगल पे ने मार्केट शेयर डोमिनेट किया। दूसरा, ऑथम और माही मधुसूदन केला ने स्ट्रेटेजिक डील के थ्रू प्रताप स्नैक्स में 72.8% स्टेक अक्वायर किया है, जो येलो डायमंड स्नैक्स बनाता है। एक फ्रैगमेंटेड स्नैक मार्केट में ये मूव प्रताप के मार्केट पोजीशन को बूस्ट करता है और अफोर्डेबल एफएमसीजी में कंसोलिडेशन को हाईलाइट करता है। फाइनली, ब्लिंकिट ने बल्कियर ऑर्डर्स के लिए एक फ्लीट इंट्रोड्यूस किया है और 2,999 रुपीज से ऊपर के परचेजेस के लिए ईएमआई ऑप्शन लाया है, डिमांड को बूस्ट करने और हाई टिकट आइटम्स के लिए कंज्यूमर बेस एक्सपैंड करने के एम से। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।